सवाल मैं आपसे करना चाहूँगी। तो सबसे पहले तो अभी आपने बहुत सारी बातें बताई आदिवासियों के बारे में, उनके रहन सहन, खाने पीने के ढंग, बोली, भाषा। सर सबसे पहले मैं आप इसी उम्र में जिस तरह से आपने ख्याति प्राप्त की है, एक तरह से कहें कि आदिवासी युवा रचनाकारों में मैं आपको प्रतिनिधि कवि कह सकती हूँ आदिवासी कविताओं की। आप अभी तक की अपनी रचना प्रक्रिया को कैसे देखते हैं सर? उसका विकास, शुरुआत कैसे और अभी तक किन किन स्तरों से होकर के आप गुजरे और आज? पहली बात हेलो, पहली बात तो यह है कि मैंने बहुत कम लिखा है अपने जानते, क्योंकि जिन चीज़ों को मैं देखता हूँ या जिस समाज से मैं हूँ या उनके सांस्कृतिक या ऐतिहासिक विरासतों को देखता हूँ, तो बहुत कम चीज़ें अभिव्यक्त हो पाई हैं मेरे कलम से। हाँ, हुआ ये है कि जैसे जैसे पढ़ाई के क्षेत्र में आगे आता गया, बढ़ता गया, मैंने ये देखा कि जिस ज्ञान की दुनिया बनी हुई है, वहाँ आदिवासी जीवन, उनकी ज्ञान परंपरा, उसकी विश्व दृष्टि के बारे में बहुत कम बातचीत है, बहुत कम। तो मेरे मन में एक स्वाभाविक सी जिज्ञासा यह रही कि जिन चीजों को हम जानते हैं या आदिवासी बच्चे जानते हैं, जो समाज जानता है, वो चीजें दर्ज क्यों नहीं है। ये तो बहुत बाद में हुआ कि बिरसा मुंडा एक राष्ट्रीय नायक के रूप में स्थापित हुए, और ये एक स्वागत योग्य कदम है कि बिरसा मुंडा की जन्म तिथि को अब घोषित कर दिया गया है जनजातीय गौरव के रूप में। ये बहुत बाद में चीजें हुई, लेकिन जब हम लोगों ने पढ़ाई शुरू तो सब ये चीजें बिल्कुल नहीं थे। या आप खुद देखिए ना, आदिवासी समाज को लेकर हम आप क्या जानते हैं जो आदिवासी समाज से इतर है। जो हिंदी सिनेमा ने जो बनाया ना, झींगा लाला, आदिवासी को लेकर यही तरह के जो नैरेटिव्स बनाए गए, चाहे हिंदी सिनेमा हो चाहे हॉलीवुड की सिनेमा हो, गलत भ्रामक धारणाएं बनाई गई, और ये धारणाएं साजिशन बनाई गई। एक पूरा षड्यंत्र था कि आप जो मेन स्ट्रीम के लोग हैं, आप ये जान जाइए ये इतने असभ्य और बर्बर हैं, इनको शिक्षित करना आपकी हमारी जिम्मेदारी है, चाहे इसके लिए हमें उनको उनके जमीन से बाहर निकालना पड़े या ना पड़े। तो ये एक चुनौती की तरह की चीजों को देखते हुए मैंने बहुत सारे सवाल आते थे, तो ये चीजें हुई। इसलिए जब मैंने बाघ और सुगना मुंडा की बेटी जो किताब लिखी, उसमें साहित्य अकादमी का सम्मान भी दिया, तो उसमें मैंने बचपन की सारे स्मृतियां थी। जैसे जो डोडे वैद्य हैं, ठीक है, डोडे वैद्य का जिक्र मैंने किया, ये सब जीवित पात्र थे और उनकी वो सारी पद्धतियां, परंपराएं हैं वहां उस तरह से। या स्मृतियों में जो सुनी गई चीजें थी, वो सारी बातें, वो चीजें दर्ज होनी चाहिए थी। इसलिए जब मैंने ये किताब लिखी बाघ और सुगना मुंडा की बेटी, तो एक जो रचनात्मक जो सुख होता है, संतोष होता है कि कम से कम जिस समाज से संबंधित है, जिसके प्रयासों से पढ़ाई लिखाई हो गई, उसके लिए एक छोटा सा देह कम से कम रह जाएगा, इस बात को लेकर। लेकिन जो लेखन जो शुरू हुआ, ये बचपन से ही शुरू हुआ कि हमारे क्षेत्र में 80 और 90 के दशक में झारखंड के जो दक्षिणी हिस्से में, अब उस समय तो बिहार ही था, अब तो झारखंड हो गया, वहाँ पर जंगल माफियाओं के खिलाफ जंगल बचाने के लिए बहुत बड़े आंदोलन चल रहे थे, बहुत बड़े आंदोलन। और मैंने बचपन में देखा है कि कैसे जो प्रशासनिक अव्यवस्था या अराजकता आदिवासी समुदायों के खिलाफ जाती है, यानी कि एक पूरा समुदाय कह रहा है अपनी चीजों को, लेकिन उनकी संवैधानिक स्थितियों को नकार करके जो प्रशासक है, उनके साथ जो माफियाओं का गठजोड़ है, वो कितना तगड़ा और कितना हिंसक तरीके से रहा। तो उस चीजों की प्रतिक्रिया में फिर वो बेचैनी आती गई, और मुझे लगता है कि मैं 5वीं 6ठी कक्षा से कविताएं लिखनी शुरू की। मैं बहुत लिखता था कविताएं, रचनाएं करता था। और लेकिन जब मैं बनारस गया, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में पढ़ाई के दौरान, MA के दौरान, तब वहाँ शिक्षकों ने, गुरुजनों ने पहचाना इस बात को कि ये जो रचनाएं हैं ये विलक्षण और अलग किस्म की है। तब जाकर एक तरह से वहां से एक रचनात्मक मंच मिलना शुरू हुआ। मैं अभी भी याद करता हूँ वो जो एकलव्य से संवाद, जो कविता मैंने लिखी, एकलव्य से संवाद
क्योंकि हम यही बात जानते हैं ना कि एकलव्य का अंगूठा काट दिया गया या अंगूठा दान दे दिया उन्होंने द्रोण को, उसके बाद क्या हुआ? अमूमन हम तीर चलाने की विद्या में क्या जानते हैं कि हम अंगूठे का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये बात हम सबको जाननी चाहिए कि आदिवासी समुदाय तीर चलाने में अंगूठे का इस्तेमाल नहीं करते। मैं भी तीरंदाजी मैंने भी की है, बचपन में शिकार किया है धनुष वगैरह को लेकर, लेकिन कभी भी अंगूठे का प्रयोग नहीं होता। तो मैंने एक दिन एक बुजुर्ग से पूछा गांव के कि हम लोग क्यों नहीं करते अंगूठे का, क्योंकि सुविधा तो इसमें होती है। तो उन्होंने ये बात कही क्योंकि एकलव्य ने अंगूठा दे दिया, ठीक है, यह एक तरह का प्रतिरोध है हमारा उस पूरे ज्ञान परंपरा का, और हमने वैकल्पिक ज्ञान की चीजों को ले लिया। तो ये एक विचार की तरह आया जिसने लेखक में से बहुत सारे संदर्भ है जो रचना में जोड़ते चले। सर, जैसा कि साहित्य के क्षेत्र में अभी दो विमर्श काफी अच्छे से चल रहा है, वो है स्त्री विमर्श और दलित विमर्श। मतलब जितना प्रखर रूप में भी ये दोनों विमर्श चल रहा है, इसके टक्कर में भी और कोई विमर्श आसपास नहीं है। इनका भविष्य आप कैसे देखते हैं? दलित विमर्श या स्त्री विमर्श, इसके क्या परिणाम आगे? देखिए, जो विमर्श है इसे मैं लोकतांत्रिक प्रक्रिया मानता हूँ, और अगर हम इसको थोड़ा सा पीछे जाकर देखें स्त्रियों दलितों की बात को लेकर, क्योंकि आज़ादी के संघर्ष जो राष्ट्रीय आंदोलन में जब हम थे तो हर कोई स्त्रियों के बारे में, दलितों के बारे में चिंतन कर रहा था, चाहे अम्बेडकर हो, गांधी हो या फिर कोई और दूसरे प्रतिनिधि, हर कोई इन चीजों से संघर्ष कर रहा था कि हमारे समाज के अंदर की जो आंतरिक जटिलता है इसे दूर किया जाए। दुर्भाग्य से आज़ादी के बाद ये प्रक्रिया लगभग ठप हो गई, ये मैं यही शब्द का इस्तेमाल करता हूँ, और परिणाम यह रहा कि राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान जो हमने विचार निर्मित किया तो कहीं रह गए। तब धीरे धीरे शिक्षा का प्रसार और ये चेतना बढ़ती गई, फिर इसकी प्रतिक्रिया में दलितों ने अपने स्वाभिमान और अधिकारों की बात की, स्त्रियों ने बात की, दलितों ने ये की। तो मैं इसे एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया मानता हूँ, और मैं ये मानता हूँ कि इसका समापन भी लोकतांत्रिक ही होना चाहिए, कि हम उन स्थितियों की तरफ जाएं जहाँ संवाद के जरिए हम एक बेहतर सामाजिकता को हासिल कर पाए। सर, एक बात और, बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं, कहीं एक तरह से आरोप लगाते हैं कि आदिवासी साहित्य में परंपराओं का मतलब एक तरह से वो लोग नकार देते हैं, उनमें उनके मन में एक आक्रोश है, वो किसी चीज को नहीं मानते हैं। तो इसको आप किस रूप में देखते हैं सर, कि क्या वाकई में आदिवासियों की अगर परंपराओं को नकारने की कोई ऐसी है कि जिससे वो संतुष्ट ना हो, उनको नकारते जा रहे हैं, उनके अंदर कोई आक्रोश वाकई में है जिसकी वजह से वो ऐसा करते हैं? सवाल ये है कि परंपरा वो किसकी परंपरा? वो परंपरा तो अंग्रेजों ने भी बनाए, अपने विजेताओं की भी परंपरा रही, लेकिन क्या आदिवासियों की खुद की परंपरा, इस पर कभी विचार हुआ या नहीं? तो कहने का मतलब यह कि ये सारे के सारे सांस्कृतिक सवाल हैं, और वो इस बात की दावेदारी कहते हैं कि आप केवल अपने पक्ष से मत देखिए, आप इधर से भी देखिए। जैसे हम परंपराओं की बात कहें, जो मैंने एकलव्य का संदर्भ दिया, एक वैकल्पिक नैरेटिव बनाने की, वैकल्पिक परंपरा बनाने की, तो हम उसको कैसे देखते हैं? तो इसमें आदिवासी समुदाय का ये लगातार ये सवाल है। जैसे कि एक परंपरा तो असुर को राक्षस कहने की भी है ना, ठीक है, तो दैत्य कहने की भी परंपरा है, लेकिन असुर एक आदिवासी समुदाय है, वो समुदाय अपने आप को क्या राक्षस समझता है? ठीक है, देखिए काउंटर तरीके से क्वेश्चन आ गया, जबकि जो असुर मुझे तो इस मामले में जो अनुभव मैं कहना चाहता हूँ कि अब आदिवासी साहित्य को लेकर या समाज के बारे में लोग सुनने के लिए ज़्यादा सहमत है, ज़्यादा तैयार है। जैसे महादेव टुप्पो कहते हैं कि 1980-90 के आसपास में जब इस चीज़ की उन्होंने पहल की बातचीत की तो लोगों ने एकदम उसको नकार दिया था, यार ये भी क्या होता है। यानी कि एक जो हम कह सकते हैं कि एक जो मनवादी प्रवृत्ति आपके है, जिसको कि कोई श्रेष्ठ है कोई नीचे है, इसका संघर्ष करना पड़ा शुरुआती दौर के लेखकों को। जैसे कि आदिवासी वर्ष की बात हम करते हैं, जैसे रामदयाल मुंडा है। रामदयाल मुंडा 1960 के दशक से लेकर हैं,
उसी तरह से ग्रेस बुजुर्ग भी उसी के ठीक बाद की लेके काम है, फिर बाद में महादेव को आते, फिर उसके बाद में निर्मला पुतुल, फिर बाद में जब हम लोग आते। मेरे कहने का मतलब एक पीढ़ी ने उन चीज़ों के लिए संघर्ष किया है, अब तो बहुत अच्छी स्वीकार्यता बनती जा रही है। अगर हम देखें और आदिवासी समाज ने, आदिवासी साहित्य लेखन ने ये बात जरूर कही है कि जो आदिवासी होगा वही आदिवासी साहित्य लिखेगा, इस चीज़ का हम प्रतिकार करते हैं। क्योंकि जो भी व्यक्ति आदिवासी संवेदनाओं से जुड़ा है और खासतौर से जो पूंजीवादी समाज है जिसने सारी चीजों का नाश किया है, उसके विरुद्ध है वो आदिवासी साहित्य का लेखन कर सकता है। वही वजह है कि आज की तारीख में आप देखें, रणेंद्र जी आदिवासी नहीं है लेकिन क्या बेहतरीन उनकी रचनाएं हैं, वो लगातार इस विमर्श को स्थापित कर रहे हैं। ग्लोबल गांव के देवता हो, चाहे गायब होता देश हो, हम संजू बख्शी को देखें जिन्होंने भूलन कांता लिखा, कुमार राकेश सिंह ने तिलका मांझी के पूरे जीवन चरित्र पर उपन्यास लिखा, हूल पहाड़ियाँ, ये हम सबको पढ़नी चाहिए। कम से कम बिहार के नागरिक होने के नाते, सदस्य होने के नाते तो जरूर पढ़ना चाहिए तिलका मांझी को समझने के लिए। तो इस तरह से लेखन बहुत पैमाने पर अब हो रहा है। सर, आपकी जो एक एक कविताएं हैं, मतलब उसको पढ़ने पर ऐसा प्रतीत होता है कि उस दर्द को बहुत करीब से देखा गया है या कहीं की भोगा भी गया है। जैसे कि कुछ कविताएं हैं आपकी, चूल्हों की दुनिया है और पानी में घुसी औरतें तो मेरी आपकी बेहद पसंदीदा कविता है मेरी। तो सर, क्या वाकई में मतलब कह सकते हैं कि उस इलाके में औरतों की ऐसी दशा रही और जिस तरह से उनका शोषण किया गया, वहाँ से क्या लगता है कि उनको बाहर निकालने के सरकार के जो प्रयास रहे हैं वो सराहनीय रहे हैं? क्या उन पर अमल हो पा रहा है उस इलाके में? अभी भी वो चीजें बहुत धीमी रफ्तार से चल रही है। देखिए, एक बात जो कही जाती है विकास के बाद, डेवलपमेंट के बाद, इसका नैरेटिव ये है कि हम उनको वहाँ से निकालेंगे तब विकसित होगा, तब लोग विकसित होगा। आपको वहाँ से उनको निकालना है, ठीक है। जंगलों में रहते, जंगलों से बाहर निकालेंगे तब विकसित। लेकिन तो संविधान की जो दोनों अनुसूचियां हैं, 5वीं अनुसूची और 6ठी अनुसूची, दोनों इस नैरेटिव को खारिज करते से खंडन करते हैं। 5वीं और 6ठी अनुसूची ये बात साफ साफ कह रहे हैं। 5वीं 6ठी अनुसूची, फिर 5वीं अनुसूची का विस्तार करते हुए 1996 ईस्वी में पेशा एक्ट बना, पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरिया। जैसे इधर भी पंचायत होते हैं लेकिन आदिवासी क्षेत्र में 5वीं और 6ठी अनुसूची में इधर की तरह के पंचायत नहीं होते, वो परंपरागत आदिवासी परंपरागत पंचायत होते हैं। और वो पंचायत, वो ग्राम सभाएं, वो मुख्यमंत्री या मुख्यमंत्री सचिवालय के प्रति जवाबदेह नहीं है, वो राज्यपाल और राष्ट्रपति के प्रति जवाबदेह है। तो ये जो निकालने वाली बात है, ये भ्रामक स्थितियां हैं। और जो स्त्रियों को लेकर जो बात आपने कही कि आदिवासी स्त्रियां लगभग पुरुषों के साथ साथ रहकर सहभागिता करती हैं, लेकिन जैसे जैसे वो जो सामुदायिक स्थितियां हैं वो बिखर रही है, टूट रही है, तो एक बहुत जटिल स्थितियों में आदिवासी महिला पहुंच गई है। और ये बहुत दुर्भाग्य की बात है कि जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है, मानव तस्करी, सबसे ज्यादा आदिवासी महिलाएं इसका शिकार है। जैसे झारखंड में ही आप देखिएगा, जब महुआ माझी बहुत बड़ी लेखिका है, अब तो राज्यसभा की सांसद भी हो गई, जब वो झारखंड वुमेन कमीशन की चेयरपर्सन थी तो उसने बहुत सारे ऐसी चीज़ों को पकड़ा, ऐसी चीज़ों को उन्होंने बाहर निकाला जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग से। इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि जो संवैधानिक स्थितियाँ हैं जब वो कमजोर हुई और बाहरी स्थितियाँ जब वहाँ पहुँची जो वर्चस्वकारी तरीके से थी, उसने उनकी जो स्थितियाँ थी जो उनको बहुत बहुत प्रभावित किया। जो पानी में घुसी औरतें जो कविता लिखी, वो दरअसल नर्मदा बचाव आंदोलन से जुड़ी स्त्रियां थी। क्योंकि हुआ ये है कि आप एक बार विस्थापित हो गए, मान लो एक बार बांध बनाया गया तो बांध की ऊंचाई तय की गई, अगली बार उस ऊंचाई को फिर बढ़ा दिया, तो बढ़ाने से जल स्तर तो फिर फैलते चला जाएगा। तो हुआ ये है कि एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार एक ही समुदाय के लोग, एक ही गांव के लोगों को विस्थापित होना पड़ा। तो उसी की प्रतिक्रिया में वह जल सत्याग्रह किया था आदिवासी महिलाओं ने। उन्होंने पानी में घुसकर उपवास किया था, एक उनके लोकतांत्रिक ढंग का प्रतिरोध, उस पर कविता। मेरे पास सवाल लगभग खत्म हो चुके हैं,
क्या दर्शक दीर्घा में लोगों के पास और कोई सवाल है? ज्ञानी माइक ले जाके वहाँ पे सर, ये आप दे देगा ज्ञानी को। मेरा सवाल सर कि आदिवासी सिर्फ जंगली इलाकों में नहीं बसे हुए हैं, वे समतल मैदानों में भी हैं। जैसे मध्य प्रदेश के कई सारे आदिवासी समतल मैदान में रहते हैं और किसानी करते हैं, खेती करते हैं। तो अब तक जो आदिवासी विभाग में पढ़ते हैं वहाँ किसानी चेतना की बात कम आती है। तो क्या बिना किसानी चेतना को साथ में लेते हुए आदिवासी विकास पूरा होता है? इस बारे में क्या सोचते हैं, उसको कैसे देखा जाना चाहिए? देखिए, ये जो नैरेटिव है कि आदिवासी किसान नहीं है, आप जो पूछना चाह रहे हैं उसका आशय यही है कि आदिवासी किसान नहीं है और किसानी चेतना से उन्हें देखा जाना चाहिए। यह एक बहुत ही भ्रामक अवधारणा है, ठीक है, और अगर यह अवधारणा बनी है तो खारिज कर दिया जाना चाहिए। आदिवासी किसान हैं, लेकिन उनकी किसानी प्रवृत्ति मैदानी इलाकों के किसानों से इतर रही। मैदानी इलाकों में आज की स्थिति में जो आदिवासी समुदाय है, वो आदिवासी समुदाय किसी समय वहाँ, और एक बार मैंने अभय कुमार दुबे से, जो बड़े समाजशास्त्री, उनसे मैंने प्रत्यक्ष ये सवाल किया था, तो उन्होंने कहा कि आदिवासी को लेकर समाजशास्त्र में एक असमंजस्य स्थिति है, कोई निश्चित परिभाषा की तरफ हम नहीं पहुंच पाए। मेरा कहना ये है कि जो किसानी चेतना है उसका जो एक मध्य जो मैदानी भाग का नैरेटिव है, ठीक है, इससे इतर देखना चाहिए आदिवासी समाज के किसानी जीवन को। जैसे मान लिया हम जो पहाड़िया आंदोलन हुआ तिलका मांझी के नेतृत्व में, वहां जो कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ किस चीज को लेकर हुआ, जब हम देखें यह तो नहीं था कि केवल जंगल से फल लेकर वो अपना जीवन यापन कर रहे थे, उसके साथ साथ वहां उनकी अर्थव्यवस्था थी जो कृषि पर हुई थी। कृषि के अलावा उनकी जो कारीगरी थी, जो बुनकरी थी, वो भी थी। इसलिए जब अगस्टस क्लीवलैंड जब वहाँ के कलेक्टर थे, उन्होंने किस बात को लेकर समझौता किया था? पहाड़ियों, किसी बात को लेकर समझौता किया था, ठीक है हम आपके क्षेत्र में हमला नहीं करेंगे, हम घुसेंगे नहीं, लेकिन हम एक पॉइंट बिंदु निश्चित करते हैं कि ये जगह है, ये बाजार है, आप यहाँ अपना प्रोडक्शन लेकर आइएगा, फिर यहाँ से हम इन चीज़ों को या व्यवसाय चीज़ों को उधर ले जाएंगे, उससे उधर कोई शिफ्ट नहीं करेंगे। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ, और ये बात मुझे बहुत आपत्तिजनक लगती है जब लोग कहते हैं कि आदिवासी समाज को किसानी चेतना से देखा जाए, कि उनकी जो किसानी चेतना है उसका अध्ययन हमने किस तरीके से किया, उनकी इकोनॉमी को किस तरीके से देखा। जैसे उदाहरण के लिए मैं ये बात इस सवाल की तरह कहता हूँ, विदर्भ में, महाराष्ट्र में, उस पूरे क्षेत्र में बहुत बड़े पैमाने पर किसानों ने आत्महत्याएं की, बहुत बड़े पैमाने पर। साइनाथ का पूरा रिपोर्ट देखिए। लेकिन आप उड़ीसा, झारखंड या बस्तर के इलाकों में चले जाइए, वहाँ के आदिवासियों को देखिए और उनकी किसानी को देखिए। अगर हम देखें भारत में तो एक तरफ किसान आत्महत्या की स्थिति में खड़े हैं और दूसरी तरफ जो आदिवासी किसान हैं वो विद्रोही और बगावती बने हुए हैं। उसका कारण क्या है? कारण सिर्फ यही है कि जो बाजार ने जिस तरह से पूरे किसानी को नियंत्रण में ले लिया, मतलब मध्य भारत की किसानी को, आदिवासी समाज के किसानी को अभी भी नियंत्रण की लेने की स्थिति वो नहीं हो पाया। कारण एक तो आदिवासियों की भाषा सांस्कृतिक रूप से उन्हें रहती, दूसरा उनके अंदर जो प्रतिरोध की चेतना है वो अब तक बनी हुई है। अब इस तरह के रिपोर्टों में हमने अध्ययन ही नहीं किया। जैसे बस्तर में ही देखिएगा, बस्तर के पूरे इलाके में देखिए, कम से कम आदिवासी समुदायों ने 500 से ज्यादा धान के बीजों का संरक्षण किया और अभी भी वो सिर्फ परंपरागत तरीके से उसकी खेती करते हैं। और का त्योहार होता है पंडुम त्योहार होता है। उस त्योहार में सारे आदिवासी गांव के लोग इधर एकजुट होते हैं, सब अपनी अपनी जगह से बीज लेते हैं और जिसको जो खेती करनी होगी उससे लोग बदल लेते हैं, फिर खेती करते हैं। इसी पर पूनम वासव जो बस्तर से आती उनकी कविता की पुस्तक आई,
मछलियां गाएंगी पंडुम गीत, एक संकलन है। तो आपका जो सवाल है उसको लेकर मैं ही कहना चाहूँगा कि इसको किसानी चेतना कहते हैं, कि जो कथित तौर पर सब अकादमिक तरीके का नैरेटिव बना हुआ है, उसे हमें इधर देखना चाहिए। मेरा सवाल है कि जैसे ही हम आदिवासी साहित्य की बात करते हैं तो आदिवासी अस्मिता की बात करते हैं, उनकी गरीबी की बात करते हैं, उनकी दुर्दशा जो है उसको हम उल्लेख करने की बात करते हैं साहित्य में। लेकिन अगर कहीं ना कहीं आदिवासी साहित्य को देखा जाए, फिर आदिवासी को देखा जाए, तो उनके साथ उसका उत्सव भी हैं, उनके त्यौहार अपने हैं, उनके अपनी लोकल नृत्य है और जो संगीत है, उसको आदिवासी साहित्य कहाँ तक दर्ज कर पा रहा है या फिर नहीं कर पा रहा है? देखिए, एक चीज मैं एक परिदृश्य बना रहा हूँ आपके के सवाल से। जब अंग्रेज आए शासन के लिए हमारे देश में, तो यूरोप आए, तो यूरोपियों ने भारतीयों के बारे में क्या कहा? उन्होंने यही कहा ना कि भारतीय तो सांप बिच्छू पालने वाले लोग हैं, यही बात कही ना। जेम्स मिल जैसे इतिहासकार ने और भी भ्रामक तरीके से भारत के इतिहास के बारे में बात कही। ये क्यों कहा? ये दरअसल एक सैद्धांतिकी है शासन करने की। सामने वाले को आप असभ्य, बर्बर, अज्ञानी, मूर्ख समझिए और अपना शासन लाइए। अब इसको एक तरफ रखिए और आदिवासियों के बारे में। आदिवासियों को मेनस्ट्रीम का समाज क्या कहता है? ठीक है, पिछड़े हुए हैं, अशिक्षित है, असभ्य है, यही बात कहते हैं। अंग्रेजों के उस कथन में और हम जो शिक्षित कहते हैं, इस कथन में क्या फर्क है? यानी ये जो वर्चस्व जो सांस्कृतिक तरीके से नियमित होता है, वो चीजें कहीं ना कहीं हमारे अवचेतन में रच बस गई है। मेनस्ट्रीम की सोसाइटी में कथित सभ्य समाज, आदिवासी साहित्य इस चीज का लगातार प्रतिकार कर रहा है। जो बात आपने यूँ कही, वो चीजें साहित्य में कैसे आ रही, वो चीजें लोक साहित्य में अब आनी शुरू हुई। ये कोशिश की थी, जैसे जगदीश त्रिगुणायत वगैरह ने जो शुरू किया, जो बिहार भाषा परिषद से किताबें प्रकाशित हुई, बांसुरी बज रही, एक बहुत अच्छा प्रयास था। उसके पहले अंग्रेजों ने कुछ इस तरह से काम किए थे, जो ओरिएंटलिस्ट थे उन्होंने काम किए थे। उसके बाद अब काम लगभग नहीं हुआ। हाँ, अब ट्रेडिशनल नॉलेज सिस्टम को संरक्षित करने की और आदिवासी भाषाओं को भी संरक्षित करने की जो विचार के रूप में वहाँ कम से कम दर्ज है, ये चीजें उस रूप में नहीं थी पहले। अब इसका संस्करण कैसे तैयार हुए एक अलग बात है। तो ये जरूरी है। और आदिवासी इधर की भाषा है, ये बहुत बड़ा द्वंद्व है। जैसे मैं बताऊं, आज की तारीख में भी आप बिरसा मुंडा का जो क्षेत्र है वहां चले जाइए, वहां ना लोग हिंदी बोलेंगे, अंग्रेजी की बात तो छोड़ दीजिए, आपसे मुंडा में ही बात करेंगे। अगर आपको व्यवसाय करना है तो उनकी भाषा सीखिए, उनकी भाषा में संवाद करिए। तो ये एक तरह की कुछ जटिलताएं हैं, मुझे लगता है इन चीजों को हल किया जाना चाहिए। और सवाल? मेरा सवाल है कि जैसे आदिवासी इलाके में वहाँ पे वो महुआ या फिर किसी स्थानीय वस्तुएं हैं, उसका वो पालन करते हैं। अब हम महुआ को ही लेते हैं, महुआ को बहुत कम दामों में उनसे लिया जाता है और कई चैनलों के थ्रू जब वो बाजार में पहुँचते हैं तो महंगे दामों पे बिकते हैं। तो अब मेरा सवाल ये है कि आज के समय में इस उत्तर औद्योगिक समाज में क्या अब आदिवासी के लिए अपने सर्वाइवल के लिए बाजार से जुड़ जाना चाहिए या फिर ऐसे ही कोशिश का हिस्सा बना रहना चाहिए? देखिए, बाजार हमेशा एक नकारात्मक स्थितियों में नहीं होता। बाजार एक माध्यम है चीजों को जोड़ने का। बाजार और बाजारवाद की स्थिति दोनों में मैं अंतर मानता हूँ। महुआ इन तरह के उत्पादों की बात की आपने, ये बहुत बड़ी हकीकत है। और आज की तारीख भी अगर हम देखें, इस पर मेरा अपना रिसर्च वर्क भी रहा है, खासतौर से महुआ को लेकर। हालांकि बिहार में महुआ का एक अलग अर्थ होगा और प्रतिबंधित भी है, लेकिन जो महुआ है, महुआ, चिरौंजी, साल, ये सब मुख्य उत्पाद हैं। और
उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और झारखंड, इसके क्यों कुछ हिस्सों को मिला लीजिए तो महुए का जो उत्पादन है, मैंने एक बार उसका आंकड़ा तैयार किया था, वो 50-60 अरब का है। बहुत बड़े पैमाने पर उसका होता है। वो भी तब जबकि जो महुआ उत्पादित होता है जंगल में, उसका 20 या 30% ही उसका संकलन हो पाता है, बाकी नष्ट हो जाता है, मवेशी खत्म कर देते हैं। तो ये जो महुआ है, ये अगर हम महुए का के उपयोग की बात करें, जैसे आदिवासी समाज बार बार इस बात की मांग कर रहा है कि जैसे गेहूं को लेकर एमएसपी है, धान को लेकर एमएसपी है, लेकिन वन उत्पादों को लेकर कोई एमएसपी नहीं है। जैसे कि हम लोग पूरे जंगलों के क्षेत्र में रहते हैं, गांव में, हम लोगों को ऐसी ऐसी जानकारी मिलती है, हम हैरान रह जाते हैं। आज तक ये बात आती है, लोग कहते हैं कि जंगल से फलाना सांप मिलता है या फलाना जीव मिलता है, अगर आप उसको पकड़ के ले आओगे तो 2 करोड़ रुपया मिलेगा, ठीक है, या 10 लाख। ये तस्कर है और तस्करी का बहुत बड़ा बाजार है। कहने का मतलब यह है कि जो जंगलों के या उस आसपास के आदिवासी क्षेत्रों में, चाहे जंगल हो चाहे मध्य भाग के भी हो या मैदानी भाग के हो, वहाँ की जो संपदाएं हैं उसका इस्तेमाल हमने राष्ट्रीय हित के लिए कितना किया है वो हम नहीं कर पा रहे। जैसे महुआ, महुए को लेकर के गलत धारणा बनी हुई है कि महुआ से शराब बनता है, शराबी लोग पीते हैं। महुआ से बहुत बड़े पैमाने पर इथेनॉल निकाला जा सकता है। इथेनॉल, इसका बहुत सारा इस्तेमाल होता है और मैंने खुद ये रिसर्च करके देखा, जो इथेनॉल है हमारा देश बहुत बड़े पैमाने पर चाइना से आयात करता है। तो हम अगर इतने बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन हो रहा है, इसी का इस्तेमाल हम इथेनॉल के लिए करें तो सीधे सीधे जो आदिवासी समुदाय है उनके हित में चीजें जाए। लेकिन इस तरह की पॉलिसियों नीतियों का अभाव दिखता है। तो जो बाजार की बात आपने कही, उससे जुड़ना तो एक स्वाभाविक सी चीज है, ठीक है, लेकिन बाजार उनको नियंत्रण करे, किसी पर नियंत्रण करे, यह एक दुर्भाग्यपूर्ण बात होती है। जैसे मैं एक चीज बताऊं, एक अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी थी, उस संगोष्ठी में जापान से, अमेरिका से, कई जगह से लोग आए हुए थे, डेवलपमेंट की ही बात कर रहे थे। उसमें एक हमारे ही देश के जूनियर साइंटिस्ट ने प्रेजेंटेशन दिया था, मतलब सोलर सिस्टम को लेकर, सौर ऊर्जा को लेकर। उन्होंने बात चाहिए, लेकिन उन्होंने जो प्रॉब्लम डिटेक्ट की वो बहुत प्रॉब्लमैटिक था। उन्होंने कहा कि उन क्षेत्रों में जो बाजार है वो हमारे नियंत्रण में नहीं है, वो उनके तो बाजार है वो जरूरी है, लेकिन बाजार चूंकि नियंत्रण के साथ आता है। जैसे हम मगध में बैठे हैं, मगध वाले हम लिट्टी चोखा खाना शायद आप भूल रहे हैं, पिज्जा की तरफ भाग रहे हैं, क्योंकि पिज्जा को लेकर इतना बड़ा विज्ञापन और स्टेटस बना हुआ है। तो हमारे सांस्कृतिक चीजों को विस्थापित करके अपनी चीजों को स्थापित करना, इस तरह से बाजार को नहीं आना चाहिए, जबकि बाजार एक जरूरी भूमिका निभा सकता है और नीतियों की बात पर निर्भर करता है। और सवाल? सर, मेरा प्रश्न है कि आदिवासी समाज को काफी मुख्य धारा से अलग समझा जाता है। ऐसा माना जाता है कि वो कभी उससे जुड़ नहीं पाई है आदिवासी समाज। तो जब आदिवासी अस्मिता की हम बात करते हैं और राष्ट्रवाद की बात करते हैं, फिर क्षेत्रवाद है, तो आपको क्या लगता है राष्ट्रवाद के दृष्टिकोण से देखें तो आदिवासी समाज क्षेत्रवाद को ज़्यादा बढ़ावा देती है, या ये सही है, या फिर जो विकास, राष्ट्र विकास की हम बात करते हैं तो उसमें योगदान रहता है आदिवासी समाज का? मैं बहुत संक्षेप में इसका जवाब दे दूंगा और उसके बाद मुझे लगता है कि हम समाप्त करें, क्योंकि काफी समय हो रहा है। आदिवासी समाज और राष्ट्रवाद की बात करें तो मैं थोड़ा सा पीछे ले जाना चाहूंगा। जब भारत आजाद हुआ था, जब भारत आजाद हुआ, हम संविधान बना रहे थे, उस समय आदिवासी समुदायों के अंदर 2 स्थितियां थी। एक, जो भारत में बिल्कुल नहीं शामिल होना चाहते थे और उनका एक लॉजिक था, तर्क था, क्योंकि जो 1935 ईस्वी में स्वतंत्रता अधिनियम तो क्या कहता था, या तो आप भारत में जाइए
या पाकिस्तान में जाइए या फिर आप स्वतंत्र रहिए रियासतों के साथ। जैसे कि हैदराबाद के निजाम मना कर रहे थे, पटेल ने उनको पकड़ के शामिल कराया, ठीक है। तो आदिवासियों ने जो ये क्या कहते हैं, आदिवासी समुदाय के अंदर भी ये भावना थी। झारखंड के ही वो आदिवासियों ने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि हम पर तो अंग्रेजों ने शासन ही नहीं किया, हम तो ऑटोनोमस रहे, स्वायत्त रहे, हम क्यों शामिल हों। इसी तरह से विरोध का स्वर उठा नागालैंड से, और नागालैंड से जो उनके जो लीडर थे जापू फीजो स्ट्रांगली मना कर दिया कि हम इंडियन टेरिटोरी का हिस्सा नहीं होंगे। लेकिन उसी दौरान जयपाल सिंह मुंडा का उभार होता है, ये जानना चाहिए हमें। जयपाल सिंह मुंडा ने सभी आदिवासी समुदायों के साथ संवाद करके ये बात कही कि आदिवासियों का हित अलग अलग टुकड़ों में नहीं होगा, उसको अनिवार्य रूप से भारतीय गणतंत्र का हिस्सा होना ही होगा। और ये बात कही भी जाती है कि नेहरू ने जयपाल सिंह मुंडा से ये बात कही भी कि आप जापू फीजो को समझाइए कि वो अलगाव की बात ना करें। तो जो अलगाववादी जो चीजें थी वो कभी ये चीजें रही उस दौरान, लेकिन जयपाल सिंह मुंडा की बहुत बड़ी भूमिका रही और उन्होंने लगभग इस असंतोष को उन्होंने खत्म किया और संवैधानिक ढांचे में उसको ढाला। और हमें जो संविधान की जो डिबेट है, कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट, वो देखने चाहिए कि जयपाल सिंह मुंडा ने कौन कौन सी बातें वहाँ की। लेकिन जापू फीजो नहीं माने और अभी भी नागालैंड के साथ वो एक कॉन्फ्लिक्ट वाली स्थिति किसी रूप में दिख जाती है। तो ये एक स्थिति है। दूसरी बात ये कि आदिवासी अलग थलग रहते हैं, ये बात नहीं है। आदिवासी अलग थलग तब हो जाते हैं जब वो देखते हैं कि सामने वाला दोस्ताना व्यवहार नहीं रखना चाहता, वो आपको नियंत्रण करना चाहता है। जैसे श्यामाचरण दुबे समाजशास्त्री, उनकी फिलॉसफी है और उनकी सैद्धांतिक को कहते हैं, श्यामाचरण दुबे कहते हैं कि आदिवासी कल्चरल कॉम्प्लेक्स नहीं बनाते, ट्राइबल्स आदिवासी संकुल नहीं बनाते, संस्कृतियों का संकुल नहीं बनाते। वो पीछे भाग जाते हैं, मिनिस्ट्री में नहीं शामिल होना चाहते, उनको लाइएगा तो भाग जाएंगे, ये सारी चीज कहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। जहाँ उनकी जीवन शैलियों से, जीवन के दृष्टियों से आप काट देते हैं, आपको शामिल करने की कोशिश करते हैं, तब वो क्या करते हैं, वो तुरंत अलग हो जाते हैं। इसके उदाहरण है जैसे गोदावरी, जो दक्षिण में जो गोदावरी जंगल नदी के आसपास के जो हिल्स हैं, वहाँ चेंचू आदिवासी समुदाय रहते हैं। सरकार ने एक परियोजना बनाई जो चेंचू आदिवासी जो जंगलों पहाड़ों में रहते हैं उनको हम नीचे ले आए और मैदानी इलाके में उनको बसा देते हैं। उनको वो लोग ले आए, लेकिन जैसे उनको नीचे लाया गया वो बीमारों के शिकार होने लगे, क्योंकि वातावरण बदला, उनकी जीवन शैली बदली और वो वापस भाग गए ऊपर पहाड़ में। कहने का मतलब ये है कि ये बहुत ही एक संवेदनशील मसला है कि हम उसको मेनस्ट्रीम में लाएं तो इस प्रक्रिया में लाएं, या उनकी जो जिन स्थितियां हैं उन स्थितियों में उनको हम रखें या ना रखें। और ये बहुत स्पष्ट बात मैं कहना चाहूँगा कि आज की तारीख में भी आदिवासी समुदाय जिसको हम भारतीय गणराज्य करते हैं उसके साथ कहीं भी अलगाव की स्थिति में नहीं है। वो तो इस गणराज्य के लिए जो संविधान बना है उन संवैधानिक अधिकारों के ना दिए जाने का विरोध और उसके प्रति आक्रोश है। एक सवाल और नहीं है क्या? एक आखिरी सवाल। सर मेरा सवाल ये है कि वर्तमान समय में आदिवासी अस्मिता और आदिवासी साहित्य पर अच्छा शोध कैसे हो, इसमें आदिवासी के मूल समस्याओं और उनके, अगर आप कोई एक आदिवासी भाषा सीख गए तो एक बहुत बड़ी विरासत हम हासिल करें और इस दिशा में काम करने की बहुत जरूरत है। दूसरी बात, हम इतिहास को फिर से पढ़ें, इतिहास को हम देखें कि इतिहास ने आदिवासियों को कैसे देखा। जैसे कि जिन्होंने आधुनिक भारत का इतिहास लिखा उन्होंने आदिवासियों के आंदोलनों को, संघर्षों को उपद्रव करके कह के छोड़ दिया, एक अराजक विद्रोह कह के छोड़ दिया, जबकि आप वस्तुस्थिति देखेंगे तो बिल्कुल अलग चीज है वहाँ। ठीक है, तो हम इतिहास को अनिवार्य रूप से समझें और समाज को हम समझने की कोशिश करें, उसका सामाजिक स्ट्रक्चर क्या है। और जो चौथी बात है वो है
कि हम उनकी जो वाचिक परंपराएं हैं, लोक की परंपराएं हैं, हम उनको समझे जाने। जैसे जो बात मैंने कही कि असुर का मतलब आविष्कारक कहते हैं, हम दूसरा अर्थ समझते हैं। तो ये तभी संभव हो पाएगा, सही से तभी बन पाएगी जब हम उनकी भाषा में चीज़ों को समझने की कोशिश करें। तब हम एक अच्छा शोध कर सकते हैं और इसकी बहुत ज़रूरी है। दुर्भाग्य यह है कि जितने भी लोग आदिवासी विषयों पर काम कर रहे हैं, इन चीज़ों पर अमूमन नहीं ध्यान देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब आखिरी पड़ाव, इसके बाद मुश्किल से 10 मिनट का समय और लगेगा, कार्यक्रम अब समाप्ति होने को है। सर आपसे एक निवेदन है कि पहले आप कविता पाठ करना चाहेंगे अपनी कविताओं का? हालांकि यहाँ के बच्चों ने कुछ कविताएं चुनी। बच्चे पढ़ लें। ओके। एक मिनट बता रहा हूँ। ट्विंकल माइक लो। रहने दो। तो अब ये एकदम आखिरी खंड है इस कार्यक्रम का। मुश्किल से 10 मिनट का धैर्य और रखें, उससे ज़्यादा नहीं लेंगे हम आपका। यहाँ के बच्चों ने 5-6 बच्चों ने सर की 2 कविताओं का पाठ रखा है, वो आएंगे और उसका पाठ करेंगे। तो सबसे पहले मैं दिव्या भारती को बुलाना चाहूँगी। हिंदी विभाग में स्नातक प्रथम वर्ष की छात्रा है दिव्या। धन्यवाद दी। धन्यवाद दी मंच पर बुलाने के लिए। ऐसे बोल रहे हैं। धन्यवाद दी मंच पर बुलाने के लिए। और साथ ही पूरी हिंदी विभाग को मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने ये कविता पाठ का मुझे अवसर दिया। सर आपको भी एक अलग से धन्यवाद कि आप यहाँ आए और हमसे रूबरू होने का हमें मौका दिया। समय सीमा को ध्यान में रखते हुए सीधा कविता पाठ पे आते हैं। हम लोग को कविता पाठ का जो पुस्तक चुना गया था वो था पत्थरगढ़ी, जो कि अनुज सर की पुस्तक है। एक कविता है जिसका शीर्षक है मेरे नास्तिक होने का ब्यौरा। इसे हमारे समय में ही होना था। धर्म अपने निराकार रूप को छोड़ रहा था। जो निराकार थे वो दाढ़ियों, टीकों और जुबानों से अपना आकार बदल रहे थे। ईश्वर ने सबको अपने अपनी मर्जी पर छोड़ दिया था। विज्ञान ने विनाश के सबसे घातक हथियार बना लिए थे। एक धर्म के लोग दूसरे धर्मों पर उन्हीं हथियारों से हमले कर रहे थे। यह प्रेमचंद का समय नहीं था, नहीं तो हमीद मेले से चिमटा की जगह राइफल क्यों खरीद लाता। शंकर किसान के यहाँ पंडित तलवार लेकर क्यों पहुँचता। यह पहले से और निर्दयी होता समय था। गरीबों को धर्म ने बांट लिया था और गरीबी धर्मशास्त्र में कहीं उद्धृत नहीं थी। जानवर ईश्वर तक पहुंचने के सबसे आसान प्रतीक बन गए थे। यह समय था विज्ञान से धर्म को व्याख्यात करने का, फिर से पृथ्वी को परिक्रमा कराने का। वैज्ञानिकों से पुष्पक विमान को प्रमाणित करने को कहा जा रहा था। विश्वविद्यालय को कहा गया था धर्मरक्षकों की सेना तैयार करने के लिए। धर्म कोई रंग उभरता था और धर्मरक्षक कब्जा करने के लिए एक दूसरे पर टूट पड़ते थे। कलाकारों के कैनवास को बदलन कर दिया गया था। यह बच्चों के तुतलाने का सबसे भयावह समय था। उन्हें रंगों को खेलने की पाबंदी थी। वे अपने मन की भाषा नहीं बोल सकते थे। उनका रंग और ईश्वर पहले से तय कर दिया गया था। यह मेरे नास्तिक होने का ब्यौरा था। मुझे न श्लोक चाहिए थे, न मंत्र, न आयते। मुझे कविता की ओर बढ़ना था और कविता ने कहा, आओ फिर से चले उड़ती धार में। एक और कविता है जिसका शीर्षक है बहुत कम बच रहा है ऑक्सीजन। बहुत कम बच रहा है ऑक्सीजन।
नाक में मास्क लगाकर तो रोज जिया नहीं जा सकता और ना ही इसके लिए घर में दुबक कर बैठा जा सकता। सांस लेने के लिए खुली जगह की जरूरत होती है और हम बंद हो रहे हैं सबोर से। इतिहास में एक तारीख दर्ज है हिटलर के नाम। गैस चैम्बर में दम घुटकर मर गए थे लोगों को सबसे ज्यादा ऑक्सीजन की ही जरूरत थी। इतिहास की वह घटना थी जो राजनीतिक थी। इतिहास से हम सीख ले सकते हैं कि राजनीतिक घटनाएं भी ऑक्सीजन के लिए जिम्मेदार होती है। बहुत कम बच रहा है ऑक्सीजन। इसका मतलब सिर्फ यह नहीं कि जंगल कट रहे हैं या ग्रीन हाउस का उत्सर्जन बढ़ गया है। इसे इस तरह से भी समझा जाना चाहिए कि किसी एक आदमी या किसी एक रंग की जातीयता और राष्ट्रीयता की बात अचानक लाखों लोगों की मौत की नींद सुला सकती है। धन्यवाद। बहुत बढ़िया दादा। अब मैं सुषमा को मंच पर बुलाना चाहूंगी। ये स्नातक द्वितीय वर्ष की छात्रा है। आइए सुषमा। आदरणीय मेरे शिक्षकगण, सभी को प्रणाम एंड लुकुन सर को भी प्रणाम। मेरी कविता का शीर्षक है मुझे मेरी नागरिकता दे दो, मुझे मेरी नागरिकता दे दो, मुझे मेरी अस्मिता दे दो। मानचित्र की उलझी रेखाओं में नहीं, आदमी होने की भाषा में मुझे नागरिकता दे दो। मैं हिंदू हूँ, बौद्ध हूँ, ईसाई हूँ, पारसी हूँ, मुसलमान हूँ, कोई भी हूँ, मुझे मेरी सम्मिलित नागरिकता दे दो। मुझे छत दे दो, भाग दे दो, लिखने का हाथ दे दो, मुझे मेरी जुबान आजाद दे दो। संविधान में लिखी थी जो धर्म की बात, मुझे वही बात दे दो। कल जो होंगे मेरे बच्चे नंगे और ठिठुरते हुए, उनको गरीबी की जात दे दो। मैं आदमी हूँ, मुझे आदमी होने की बात दे दो। तुम तो करोगे राजपाट की बात, मुझे काम काज की बात कर लेने दो। कुदाल चला लेने दो, लोहा गला लेने दो, अपना पेट पाल लेने दो, मुझे मेरी श्रमशील नागरिकता दे दो। धन्यवाद। अब मैं ज्ञानी से आग्रह करूंगी। ज्ञानी स्नातक प्रथम वर्ष के छात्र हैं और आज कैमरा, फोन, लाइट सब संभाले हुए हैं। हालांकि इनका कहना था कि अब मैं नहीं पढ़ूंगा, बहुत थक गया हूँ, लेकिन आगे कम से कम एक कविता का आप पाठ करते। काफी समय से आपने उसको तैयार किया है, तो आके हेलो, सभा में उपस्थित सभी जनों को नमस्कार। अनुज सर को बहुत बहुत धन्यवाद कि कई तरह के सर पूर्वाग्रह हम लोगों ने पाल रखे थे या हमें सर जबरदस्ती हमें उस तरीके के परिवेश में हमें पाला जा रहा है जहां हम आदिवासियों को एक जानवर के रूप में ही बताया जाता है कि जैसे जानवर है वैसे ही वे भी रहते हैं, क्योंकि वो जानवरों के आसपास में रहते हैं और वो जानवर की तरह ही करते हैं। लेकिन इस कोरोना काल में और रूस यूक्रेन युद्ध में हमें ये पता चल गया कि हमें ठीक है, अगर वो जानवर है तो हमें भी जानवर होना पड़ेगा। अगर हमें अपनी मानवता को बचाए रखना है तो हमें जानवर होना पड़ेगा, क्योंकि कोरोना के समय में स्वास्थ्य को लेकर हमें उनसे प्रेरणा लेने की जरूरत पड़ी, क्योंकि वे प्रकृति के साथ सहज रूप से जीते हैं और बिल्कुल स्वस्थ रहते हैं। और इसी को हमें समझने की जरूरत पड़ी आखिर में कोरोना काल के समय में। और भारत यूक्रेन युद्ध के समय में भी हमें इस तरीके की जरूरत हमें पड़ी कि हमें समझना पड़ेगा कि क्यों आदिवासी लोग जानवर
के स्वभाव अगर है उनका जो तथाकथित कहा जाता है, तो ठीक है, मानव हमें होने पर शर्म आनी चाहिए कि हम कैसे मानव हैं। तो मैं अनुज लुगुन सर की एक कविता है, मैं उसका पाठ करने जा रहा हूँ। तो कविता का शीर्षक है माफ़ीनामा। माफ़ करना हमें कि हमारे चेहरे की चमक तुम्हारे खून से बढ़ी है। माफ़ करना हमें कि हमने अपने घर की फर्श पर तुम्हारे खाल की कालीन बिछा रखी है। माफ़ करना हमें कि हमारा वात्सल्य तुम्हारे बच्चों की देह नोच कर समृद्ध हुआ है। माफ़ करना हमें कि हमने एक राष्ट्रीय सूत्र के लिए तुम्हारी भाषा को सूली पर चढ़ाया। माफ़ करना हमें कि राष्ट्रवाद के लिए हमें कुर्बानियों की ज़रूरत थी। हमें अपनी भूल का एहसास है और साथ ही तुम्हारे योग का भी। हम तुमसे, तुम्हारी संपूर्ण प्रजाति से मनुष्यता के नाते माफ़ी मांगते हैं। माफ़ करना हमें कि अब तक आदिवासियों को हम जंगली समझते रहे। दुनिया के मानचित्र में आने वाली सदी का यह निर्लज माफ़ीनामा होगा जो तैयार हो रहा पिछले कई सदियों से। जैसा कि आज मानवाधिकार की बात करते हुए रेड इंडियन के प्रति माफ़ीनामा व्यक्त किया जाता है। तो हमें एक बार फिर से इस शीर्षक और इस कविता से प्रेरणा लेने की ज़रूरत है कि हाँ, हमें बाद में माफ़ी ना मांगना पड़े, उससे पहले ही हम सजग हो जाएं और सिर्फ भारत के ही नहीं बल्कि पूरे विश्व स्तर पर कई मूल निवासी हैं जिन्हें आज भी बहुत ही कष्टकारक जिंदगी व्यतीत करनी पड़ रही है और विश्व स्तर पर कई संगोष्ठियाँ आयोजित की जा रही है। ये तो काफ़ी छोटी पहल है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई संगोष्ठियाँ आयोजित की जाती है, सेमिनार आयोजित किए जाते हैं। लेकिन हमें समझना होगा ये कि उसका क्या प्रभाव पड़ता है आदिवासी या दलित साहित्य के प्रति या दलित समाज के प्रति। जो हम संगोष्ठियाँ आयोजित करते हैं उनके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा है, क्या कुछ सुधार पहले हुआ है या फिर सुधार हो रहा है, या इस संगोष्ठियों के कारण कुछ सुधार भविष्य में हो पाएगा। तो धन्यवाद। सर, अब आप दो कविताओं का पाठ करते हैं, उसके साथ ही हम अब कार्यक्रम पहली कविता का शीर्षक है अघोषित उलगुलान। उलगुलान शब्द मुंडारी का शब्द है और ये बिरसा मुंडा के आंदोलन का नाम ही है उलगुलान। बिरसा मुंडा ने उलगुलान की घोषणा की थी, यानी क्रांति की बात की थी। अल सुबह डांडू का काफिला रुख करता है शहर की ओर और सांझ ढले वापस आता है परिंदों के झुंड सा। अल सुबह डांडू का काफिला रुख करता है शहर की ओर और सांझ ढले वापस आता है परिंदों के झुंड सा। अजनबियत लिए शुरू होता है दिन और कटती है रात अधूरे सनसनीखेज किस्सों के साथ। कंक्रीट से दबी पगडंडी की तरह दबी रह जाती है जीवन की परछाई बिल्कुल मौन। वे जो शिकार खेला करते थे निश्चिंत जहर बुझे तीर से या खेलते थे रक रंजित होली अपने स्वत्व की आँच से, खेलते हैं शहर के कंक्रीटीय जंगल में जीवन बचाने का खेल। शिकार बने फिर रहे हैं शहर में, अघोषित उलगुलान में लड़ रहे हैं जंगल। लड़ रहे हैं ये नक्शे में घटते अपने घनत्व के खिलाफ, जनगणना में घटती संख्या के खिलाफ, गुफाओं की तरह टूटती अपनी ही जिजीविषा के खिलाफ। इनमें भी वही आक्रोशित है जो या तो अभावग्रस्त है या तनावग्रस्त है, बाकी तटस्थ है या लूट में शामिल है मंत्री जी की तरह जो आदिवासियत का राग भूल गए रेमंड का सूट पहनने के बाद। कोई नहीं बोलता इनके हालात पर, कोई नहीं बोलता जंगलों के कटने पर, पहाड़ों के टूटने पर, नदियों के सूखने पर, ट्रेन की पटरी पर पड़ी तुरिया की लावारिस लाश पर कोई कुछ नहीं बोलता। बोलते हैं बोलने वाले केवल सियासत की गलियों में, बोलने वाले बोलते हैं केवल सियासत की गलियों में आरक्षण के नाम पर, बोलते हैं लोग केवल उनके धर्मांतरण पर, चिंता है उन्हें उनके या उनके हिंदू या ईसाई हो जाने की,
यह चिंता नहीं कि रोज कंक्रीट के ओखल में पिसते हैं उनके तलवे और लोहे की ढेकी में फुटती है उनकी आत्मा। बोलते हैं लोग केवल बोलने के लिए। लड़ रहे हैं आदिवासी अघोषित उलगुलान में, कट रहे हैं वृक्ष माफियाओं की कुल्हाड़ी से और बढ़ रहे हैं कंक्रीटों के जंगल। गांडू जाए तो कहाँ जाए, गांडू जाए तो कहाँ जाए, कटते जंगल में या बढ़ते जंगल में। एक आखिरी कविता, दूसरी कविता, घड़ी की बात। कवि केदारनाथ सिंह ने बचपन में जिस स्कूल में पढ़ाई की थी उस स्कूल में घड़ी नहीं थी। मुझे लगता है हम सबने भी बिना घड़ी वाले स्कूल में पढ़ाई की है। कवि केदारनाथ सिंह ने बचपन में जिस स्कूल में पढ़ाई की थी उस स्कूल में घड़ी नहीं थी। घड़ी नहीं था इसका मतलब नहीं था कि वहां समय नहीं था। जब वहां दोपहरिया के लाल लाल फूल खिल जाते थे तब उनके स्कूल में दोपहर के खाने की छुट्टी होती थी। जिन दिनों बचपन में हम दोस्तों के साथ नदी नदी घूमते थे या जंगलों में शिकार के लिए जाते थे तब भी हमारे पास घड़ी नहीं हुआ करती थी। लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि हमारे पास समय नहीं था। जब पेड़ों की परछाई अपने पैर के नीचे सिमट जाती थी तब हम जान जाते थे कि दोपहर हो गई है। इसी तरह काम के दिनों में हमारे पास अपना समय था, उस समय का अपना रंग था, हमने अपने को उसके अंदर रच लिया था। उस समय की एक सुई थी जिसमें हर कोई सवार था, उसी से दिन रात होते थे और सदियों से यह चला आ रहा था। लेकिन हमारे घरों में घड़ी ना पाकर हमें समय बताने वालों ने बहुत बड़ी गलती की। हमारी कलाई में घड़ी नहीं देखकर हमें आदिम समझने वालों ने बहुत बड़ी भूल की। उन्होंने समझा कि हमारी दुनिया में घड़ी नहीं है और उन्होंने अपना समय हम पर थोप वालों को अपना समय दिया। उन्होंने बस्तर के माथे पर अपनी घड़ी ठोक दी और साखू के पेड़ों पर लोहे की सुई लटका दी। आज जबकि हमारी घड़ी और उनकी घड़ी की सुई भीषण तरीके से टकरा रही है तब मैं समझता हूँ वे हमसे छीन रहे हैं हमारा समय और हम उसे बचा रहे हैं। एक घड़ी की ही तो बात है, एक घड़ी की ही तो बात है कहकर मैं घड़ी की बात को नजरअंदाज नहीं कर सकता। यह समय है जिसमें दर्ज है इतिहास में की गई साजिशों का लेखा जोखा। यह घड़ी अभी भी मेरी और आपकी आंखों में चल रही है। हाँ, मैं पिछले लगभग अब 10 साल हो गए गया शहर में रहते हुए, तो मैं कुछ गया में रच बस गया हूँ और गया भी मुझ में कुछ रच बस गया है। चांद चौरा एक मोची रहते थे, उसको लेकर एक कविता लिखी थी मैंने, चांद चौरा का मोची। चांद चौरा का मोची चांद की टहनी पर अटका है, वह कभी भी गिर सकता है अनंत अमावस्या की रात में। चांद चौरा का मोची चांद की टहनी पर अटका है, वह कभी भी गिर सकता है अनंत अमावस्या की रात में। कितनी अजीब बात है कि चांदनी रात के लिए भी उसके पास वही औजार है जिससे वह दिन में लोगों के जूते चमकाता है। सचमुच वह सन की कलाकार है, कला की बातें नहीं जानता। वह चमड़े से घिरा रहता है और भूख के पैबंदों को सीता है। जब भी मैं चांद चौरा की तरफ निकलता हूँ मेरे सामने महाबोधि होता है और पीठ पीछे विष्णुपद मंदिर। इन्हीं के बीच में वह मुझसे हमेशा मिलता है, मुझसे मेरे जूते मांगते हुए। उसकी आंखें कमजोर हो गई है, हाथ कांपते हैं, फिर भी वह अपने हुनर की जिद पकड़ कर रखता है। कभी कभी वह अपनी जाति की बात ईमान से कह जाता है, कभी कभी वह अपनी की जाति की बात ईमान से कह जाता है,
कहता है, चांद चकोर की बातें हमसे ना कहना बाबू, बहुत बदरंग है ये, कितने किस्से सुनोगे इनके, क्या तुम नहीं जानते शंभू के सर के ऊपर आसमान के चांद को, क्या तुम बेलछी लक्ष्मणपुर बातें नहीं जानते, बहुत भोले मत बनना बाबू, हमको चांद चौरा में चांदनी नहीं जूते मिलते हैं। सचमुच सन की मोची है वह, कला नहीं जानता, बात बात में उसने मेरी जात जान ली है, तिरछे मुस्के का कहता है, तुम तो मेरी बिरादरी के निकले, तुम चांद की खाल निकालती हो कविता से, और मैं भी एक दिन चांद के चमड़े का जूता बनाऊंगा। बहुत शुक्रिया। इसी के साथ मैं समापन करता हूँ। मैं विभाग के प्रति, विभाग के सभी सदस्यों के प्रति, विद्यार्थियों के प्रति आभार प्रकट करता हूँ। बहुत शुक्रिया आप सबका। और एक बात कहना चाहूँगा आखिर में कि जितनी भी बातें आज मैंने की, तो दावेदारी में कही गई नहीं बातें हैं, वो बहुत ही अपर्याप्त बातें हैं। अगर उस सब में कुछ विचार है तो आप सबके सहयोग से वो चीज़ें पूरी हो सकती हैं। आप सब इस दिशा में जाएं और अपनी खोज जारी रखें। आप सब ने यह अवसर दिया, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया आप सबका। और आप सबके विभाग ने इतना रचनात्मक आयोजन किया, लगातार ये आयोजन कर रहे हैं, आप सबको इस चीज़ के लिए आप सब बहुत बधाई के पात्र हैं। बहुत धन्यवाद आप सबका। नहीं, कागज रख लो। ये किसी का मोबाइल है, दे दीजिए। हाँ, वो मिल जाएगा, मिल जाएगा। तो अब हम इस कार्यक्रम की समाप्ति करते हैं। और उससे पूर्व एक सूचना कि आज हमारे यहाँ सेंट्रल यूनिवर्सिटी से बहुत सारे भाई बहन आए हुए हैं। उनसे आग्रह है कि कार्यक्रम की समाप्ति के बाद वो वापस हिंदी विभाग चलेंगे, वहाँ से प्रस्थान करेंगे, ठीक है। और बाकी जितने भी हमारे भाई बहन हैं वो इस हॉल में रुकेंगे, उनके लिए भी खाने पीने का प्रबंध है, वो अभी लेके आ रहे हैं, तो बाकी लोग यहाँ बैठेंगे। सेंट्रल यूनिवर्सिटी के भाई बहन वापस हिंदी विभाग चलेंगे, वहाँ से कुछ खा पी के आगे चलेंगे। तो राष्ट्रगान के लिए एक बार सब खड़े हो जाए। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्छल जलधि तरंग, तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा, जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। एक मिनट सर, एक मिनट, विभाग मैम सर, आप लोग एक ग्रुप फोटो करवा लें।